बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। पिछले कुछ लेक्चर से हम कुछ बीमारियों पे डिस्कशन करते आ रहे हैं। आज उस सीरीज़ का हमारा लास्ट लेक्चर है जो कि है लेक्चर नंबर 40, जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का, ऑब्सेसिटी एंड वेट कंट्रोल। अगर हम देखा जाए तो पीछे हमने जितने भी ट्रेंड्स पढ़े हैं हमने देखा है कि लोग अब लोगों के जो हैं हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है अब तो बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ वेट कंट्रोल और एक्सरसाइजेस की तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक और क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जंक फूड अब बहुत ज़्यादा हो गया है और उस वजह से लोग ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। ओबेसिटी क्या होती है कि आपका जो वेट होता है वो आपका एक्सेसिव हो जाता है। मतलब एक नॉर्मल वेट होता है उससे अगर आपका वेट एक्सीड कर जाता है तो दैट इज़ रेफर टू ओबेसिटी। ओबेसिटी रेफर टू मच ऑफ एक्सेसिव बॉडी वेट व्हेन द वेट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव फैट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक होता है चबीनेस और एक होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वेट। तो आपको इनमें पहले डिफरेंस करना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने आगे आपको कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं कि कितने परसेंट वेट होना चाहिए, कितनी परसेंट फ़ैट होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ैट बहुत ज़्यादा हो चुकी है ड्यू टू जंक फूड और अनहेल्दी आपका बिहेवियर है, एक्सरसाइज भी नहीं करते, साथ साथ जंक फूड तो खाना है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करनी, तो उसकी वजह से आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे बहुत ज़्यादा मज़ीद अगर देखा जाए तो एक तो आपका वेट बढ़ेगा, साथ उसके वेट जो होता है वो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाता है, जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां, क्रोनिकल हार्ट डिजीज़ जिसमें हमारी आर्टरीज बंद हो जाती हैं ड्यू टू फैट, वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है आपकी वेन्स में। तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड देखे हुए, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बॉडी वेट कितना होगा तो नॉर्मल होगा और अगर कितना वेट होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, वो ओबेसिटी की तरफ हम जा रहे होंगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक वे माना जाता है दैट इज़ अ बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैलकुलेट करने का यहाँ पे उन्होंने तरीका बताया हुआ है। बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अ पर्सन वेट इन किलोग्राम्स बाय द पर्सन हाइट इन मीटर्स। यानी कि आपका अगर 50 किलोग्राम है वेट तो डिवाइडेड बाय आपकी जो हाइट है उसको आप मीटर्स में कर लें। द सम इज देन स्क्वायर्ड बाय The sum is then squared the BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ पर्सन टेल इफ ही शी इज़ ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट, ओवर वेट और अपसेस। इसको कैलकुलेट करने का आपको कोई भी नहीं पूछेगा। आपको पेपर में क्या आता है जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है और ये MCQs मैंने बहुत जगह देखा है कि कितना वेट होगा तो आपका ऑब्सिटी की तरफ आप जा रहे होंगे। तो ये जो आइडियल, मॉडरेट और ओबेस, इनकी आपने ये जो BMI लिखी हुई है ये आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओबेसिटी इज़ अ मैटर ऑफ अ कंसर्न फॉर हेल्थ अथॉरिटीज़ बिकॉज मैनी सीरियस, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ओबेसिटी क्यों हमें इसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे जाके दूसरी बीमारियों की भी वजह बन सकती है। अब यहाँ पे उन्होंने मज़ीद कुछ ट्रेंड लिखे हुए हैं जो कि हमारे काम के नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मतलब हमें पता चल गया ओबेसिटी क्या होती है और ओबेसिटी हो जाए तो उसके नतायज क्या हमें भुगतने पड़ते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन एंड अ लो सेल्फ इस्टीम। ऑब्वियस ही बात है, आजकल आप खुद देख लें मोटे इंसान को लोग कैसे ट्रीट करते हैं। खुसूसन जब औरतों की बात आती है तो, लड़कियों की बात आती है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी है। आपको लो सेल्फ इस्टीम हो जाती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाती है, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पीयर्स। लोग अगर कोई आपको मतलब समझाने की नीयत से भी कहता है ना कि कम खाया करो तो आपको वो नेगेटिव एटीट्यूड आपका बन जाता है कि ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसे कह रहा है, ये मुझे देख नहीं सकता खाते हुए या ऐसे। फिर आपके जो कॉन्शियसनेस है, आपका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है फॉर पीयर्स आपको पता है कौन होते हैं, आपके जो साथ आपके स्कूल साथ होते हैं, जो आपका पीयर ग्रुप होता है। जनरल लिथार्जी एंड फटीग, आप जल्दी थक जाते हो। रिस्क ऑफ CHD यानी क्रोनिकल हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक आने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है जिनका वेट हाई हो जाता है। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक इज समहाउ जैसे आपको एकदम से लोग बेहोश हो जाते हैं।
मैनी कैंसर्स, डायबिटीज़, अफेक्टेड जॉइंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटीज़, ऑब्वियस सी बात है जिसका बहुत ही एक्सेसिव वेट है वो किसी भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जल्दी काम करने वाली, भागने वाली, वहाँ किसी में भी पार्ट नहीं ले सकता, क्योंकि वो जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है वो जल्दी थक जाते हैं। स्ट्रेस इन मैनी केसेस हेल्पलेसनेस, मतलब कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट भी होना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अगर आप जाके देखेंगे कि ओबेसिटी कितनी हद तक लोगों को होती है तो आपको समझ आएगा कि कुछ लोग उठ भी नहीं सकते, वो इतना खाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज़ अ डिजीज़। जेंडर एंड ओबेसिटी, अब जेंडर वाइज ट्रेंड अगर देखा जाए तो ओबेसिटी इज़ अ मैटर ऑफ अ कंसर्न, बहुत जेंडर्स के लिए ही एक सिचुएशन ऐसी है कि दोनों को ही कंसर्न होना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब औरतों की बात आ जाती है, लड़कियों की बात आ जाती है तो इधर एक्सेसिव वेट की औरतों को बहुत ही अजीब सी निगाहों से देखा जाता है। और जबकि दूसरी तरफ अगर मैन की बात की जाए तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता, उन पर प्रेशर नहीं होता। वुमेन्स आर आइडली एंड ट्रेडिशनली सपोज टू बी ट्रिम, स्लिम एंड स्मार्ट, इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ती है सोसाइटी में भी। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, अब थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन क्या होती है? सबसे पहले आप थेरेपीज़ क्या हम अप्लाई कर सकते हैं जो इस तरह से ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी बहुत खाना खाते हैं और जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वाइज ईटिंग एंड कर्टल्ड ईटिंग क्या होती है कि थोड़े थोड़े वक्फे से खाएं और थोड़ा थोड़ा खाया जाए। स्टिरनेस एंड रेगुलर एक्सरसाइज, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि आप अपने पॉजिटिव एक्टिविटीज़ लाएं अपनी लाइफ में, सिर्फ खाना नहीं है लाइफ, बल्कि कुछ और काम करें। कॉग्निटिव थेरेपी ऑफ चेंजिंग परसेप्शन अबाउट ईटिंग एंड अबाउट द एबिलिटी टू रिड्यूस वेट। अब यहाँ पे वो कॉग्निटिव थेरेपी की बात कर रहे हैं, सीटी, इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अब इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके परसेप्शन को चेंज किया जाता है, जो आपके नेगेटिव स्कीमाज होते हैं उनको पॉजिटिव में बदल दिया जाता है, और जिससे आपको समझाया जाएगा कि ईटिंग कितनी ईटिंग वाइजली ईटिंग क्या होती है, उसके बाद वेट को रिड्यूस करना क्यों ज़रूरी है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि सोसाइटी में आपको चलना है, बल्कि ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर में देखा जाए तो मेनली 2 ईटिंग डिसऑर्डर्स को ज़्यादा देखा जाता है, दैट इज़ द एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, कि इन्होंने इस इंट्रो में क्या लिखा हुआ है। The segment of the population who is almost obsessed with the idea of losing weight primarily consists of females. क्यों फीमेल्स ज़्यादा अपने वेट को कंट्रोल करने की तरफ चली जाती हैं, ये ईटिंग डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी सोसाइटी में औरत मतलब ये पतली दुबली पतली जैसे कि मॉडल्स हमारे टीवी पे दिखाई जाती हैं ना, तो उनको देख देख के फीमेल्स ऑब्सेस हो जाती हैं। तो दैट्स वाई ये वाली जो हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया, ये आपके पास आते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होती है? एनोरेक्सिया नर्वोसा इज मार्क्ड बाय आर ड्रास्टिकली कर्टल्ड फूड इनटेक विद एन इंटेंशन टू लूज वेट। इसमें क्या कहता है कि आप बहुत कम खाना खाते हैं। जो पेशेंट होता है वो बहुत कम खाना खाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। द एनोरेक्सिक on average try to maintain body weight 50% below what should have been that person weight. This tend to be BMI of 7, अगर आपका बॉडी मैस इंडेक्स 17.5 है तो आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा है, क्योंकि आपका जो एक आइडियल बॉडी वेट है उससे 15% कम इन लोगों का वेट होता है और ये बढ़ने नहीं देते, इसकी वजह से वो खाना नहीं खाते। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगर देखा जाए इसका क्या है, तो सबसे पहले बात हमारे पास आ जाती है कि रिफ्यूज़ल टू मेंटेन बॉडी वेट और अबव मिनिमली नॉर्मल वेट फॉर एज एंड हाइट। क्योंकि हमारा जो आइडियल बॉडी वेट है जो हमने देखा भी है कि बीएमआई के थ्रू अगर निकाला जाए तो वो हमारी एज और हाइट को देख के लगाया जाता है, एंड उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इनका वेट। इंस्टेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट और बिकमिंग फैट इवन थ्रो अंडर वेट, यानी कि वो जो इंसान है वो अंडर वेट होगा, मतलब वो उसकी पहले से ही उसका वेट बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी उसको हर वक्त ये डर लगा रहेगा कि नहीं ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, मेरा वेट बढ़ जाएगा। वो इसको एक फियर होता रहता है जिसकी वजह से वो खाना ही नहीं खाता। डिस्टर्बेंस इन द वे इन विच वंस बॉडी वेट आर शेप इज एक्सपीरियंस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ बॉडी वेट आर शेप आर सेल्फ एवोल्यूशन।
मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं जिनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मसला होता है, वो क्या होता है कि इनको हर वक्त लगा रहता है कि अगर मेरा बॉडी वेट बढ़ गया तो लोग क्या कहेंगे, लोगों की सेल्फ एवोल्यूशन करते रहना, थोड़ा सा भी खा लिया तो कहते रहना कि मेरा देखिए मेरा तो वेट बढ़ गया है, मेरा मुंह मोटा लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आर डिनाइल ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द करंट लो बॉडी वेट, हालांकि वो इस बात को भी डिनाई कर रहे होते हैं कि उनका वेट इतना ज़्यादा कम है। ऑब्वियस सी बात है कि उनका 50% अपने आइडियल वेट से भी कम होता है वेट, तो वो इस बात को भी डिनाई कर रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं हम मोटे हैं। अमनोरिया क्या होती है? द एब्सेंस ऑफ एटलीस्ट 3 कंसेक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये औरतों में देखा जा सकता है क्योंकि जब ऑब्वियस बात है आप अपनी डाइट को सही नहीं रखेंगे तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आपके 3 कंसेक्टिव साइकिल्स मिस हो रहे हैं, वो हुए नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसको कहते हैं अमनोरिया। ये भी डायग्नोसिस क्राइटेरिया है कि आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा की प्रॉब्लम है। दी इंसिडेंस ऑफ अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो यूएस है अबाउट 0.5% ऑफ ऑल वुमेन हैव दिस प्रॉब्लम इन केस ऑफ अ वुमन अटेंडिंग प्रोफेशनल स्कूल फॉर मॉडलिंग एंड डांस। अच्छा, यहाँ ये ज़्यादा ट्रेंड क्यों बाहर के मुल्कों में देखा जाता है? क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इंडस्ट्री जो होती है ना, मीडिया इंडस्ट्री, मॉडलिंग। और अगर आप देखें ना, आप अगर आप जो कि जस्ट न्यूज़ भी पढ़ें, जिस तरह से अगर आप के पॉप स्टार्स की बात करें तो उनका खाना जो होता है वो कंपनी वाले डिसाइड करते हैं। वो एक कैलोरीज उनकी लिमिटेड कैलोरीज होती हैं जो वो इनटेक करते हैं, तब जाके लोगों का इतना बॉडी वेट ये जो मेंटेन करके डांस वगैरह जो डांसर्स होती हैं ये इतना ज़्यादा अपनी मतलब हेल्थ पे जुल्म कर रही होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम तो यही कहेंगे कि वो इतना ज़्यादा कंट्रोल करके चलते हैं, तब जाके उनकी ये जैसे वो नज़र आ रहे होते हैं वो इस वजह से होते हैं। ब्लूमिया नर्वोसा क्या होता है? इसमें आप ज़्यादा ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ईटिंग करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि उसको बाहर निकाल देते हैं सेल्फ प्रग्ज की वजह से। अच्छा, ये क्या होता है कि आपने खा तो लिया खाना, उसके बाद आप उसको सेल्फ वॉमिटिंग करते हैं जिसकी वजह से उसको निकाल दिया जाता है। दिस प्रॉब्लम इज़ एन ऑपोजिट ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा इन टर्म ऑफ ईटिंग पैटर्न। यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि आप बहुत कम खाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है द ब्लूमिक बिंगी ईट्स बट देन प्रग्स। द मेन इंटेंशन इज़ द सेम, नॉट लेटिंग बॉडी वेट इंक्रीज। यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में होता है आप खाना ही कम खाते हैं, जबकि इसमें उल्टा होगा, आप खाना तो ज़्यादा खाते हैं क्योंकि आप को ये बिंजी ईटिंग की आदत हो चुकी है। दूसरा, डिप्रेशन की वजह से भी कुछ लोग बिंजी ईटिंग की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद उसे वॉमिट कर देना, सेल्फ वॉमिटिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुलिमिया नर्वोसा इज बिंगी ईटिंग फॉलोड बाय पर्गिंग। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगर देखा जाए इसका, तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन उन्होंने क्या इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताया है? that recurrent episodes of binge eating, namely eating in a discrete period of time within any 2 hour period। यानी कि आप 2 घंटों में बहुत ज़्यादा ईटिंग कर रहे हैं, जबकि ईटिंग अगर वाइसली ईटिंग की बात करें तो उसमें कुछ खाने के दौरान कुछ वक्फा रखा जाता है, तो वो वक्फा नहीं रखते बल्कि ज़्यादा खाना खाते हैं। एंड अमाउंट ऑफ फूड दैट इज़ डेफिनेटली लार्जर दैन मोस्ट पीपल वुड ईट ड्यूरिंग अ सिमिलर पीरियड ऑफ अ टाइम। मतलब दूसरे आम लोगों से ज़्यादा खाना वो खाते हैं एक एट द टाइम। Recurrent inappropriate compensatory behavior in order to prevent weight gain such as self-induced vomiting, misuse of laxatives, diuretics, enemas और अदर मेडिफिकेशन। अच्छा, यहाँ इसमें एक तो क्या होता है कि सेल्फ वॉमिटिंग करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ वो मेडिसन्स भी करते हैं जिससे उनसे वॉमिट आ जाती है और जिससे उनका खाया हुआ खाना दोबारा से बाहर आ जाता है। मतलब खाना भी है और उसके बाद खुद ही वॉमिट कर देनी है। कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जिसकी वजह से उनकी कैलोरीज जल्दी बर्न हो जाती हैं। द बिंजी ईटिंग एंड इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर बोथ अकर एंड एवरेज एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक और फॉर 3 मंथ्स। ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बता रहे हैं कि अगर किसी में ये वाले जो सिम्टम्स ऊपर बताए गए हैं, ये ट्वाइस अ वीक या फिर 3 मंथ के अंदर ट्वाइस अ वीक हो रहे हैं, तो दैट हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं बुलिमिया नर्वोसा।
सेल्फ एवोल्यूशन इज़ अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉडी शेप एंड वेट। मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं अपने बॉडी शेप को लेके और वेट को लेके, सेल्फ एवेल्यूएट करते रहना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ब्लूमिक पर्सनस बहुत कम देखे गए हैं, इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं देखा गया इस ब्लूमिया नर्वोसा का। जबकि इन नॉर्थ अमेरिका दी प्रेवलेंस रेट क्या होता है कि कितने परसेंट लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं। सर्वे के मुताबिक 1 to 3% लोग हैं जो वुमेंस हैं जो इन कॉलेज शो सिम्टम्स ऑफ बुलिमिया। ये क्यों होता है, ये पीछे मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये इसलिए होता है कि जो औरतें हैं, जो लड़कियाँ हैं, स्पेशली टीनेजर्स जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं मीडिया मॉडल्स वगैरह का। तो उनको देख देख के भी बहुत ज़्यादा जो एक ट्रेंड होता है कि आपका इतना बॉडी वेट होना चाहिए, आपका फिगर ऐसा होना चाहिए, तो उस वजह से ज़्यादा देखा जा सकता है औरतों में। इशियोलॉजी ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। इशियोलॉजी मतलब रूट कॉजेज़ क्या होते हैं। रूट कॉजेज़ अगर देखा जाए, ऑल दो अ कंसर्न विद बॉडी वेट एंड शेप इज़ द मेजर वेरिएबल इन्वॉल्व, देयर आर अनदर ट्रिगरिंग फैक्टर्स टू। एक तो आपको कंसर्न, बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे आप अपने बॉडी को लेकर, और दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो सबसे पहले आ गया जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि जेनेटिक वाइज भी ये देखा जा सकता है। ट्विन स्टडी की यहाँ पे बात की गई है कि अगर ट्विन स्टडी को देखा जाए तो दोनों ट्विन्स में, दोनों हैं, तीनों हैं, जितने भी हैं ट्विन्स, उनमें ईटिंग डिसऑर्डर्स अगर एक में है तो दूसरे में भी देखा गया है। और ये ट्रेंड ज़्यादा देखा गया है आइडेंटिकल ट्विन्स में। फर्टर्नल ट्विन्स में इतना ज़्यादा नहीं होता। फर्टर्नल ट्विन्स क्या होती हैं, जो जिनकी, अगर सिंपल वर्डिंग में आपको बता दूँ तो फर्टर्नल ट्विन्स और आइडेंटिकल ट्विन्स में ये फ़र्क होता है कि फर्टर्नल ट्विन्स होते हैं जो कि सेम जेनेटिक कंपोजिशन शेयर नहीं कर रहे होते। मतलब कुछ ट्विन्स होते हैं इस तरह से जिस तरह उनकी शक्लें एक दूसरे से नहीं मिलती, उनकी वॉइस एक दूसरे से नहीं मिलती, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जबकि आइडेंटिकल ट्विन्स वो होते हैं जिनको कहते हैं वो एक दूसरे की कॉपी होते हैं, शक्लें भी उनकी काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही होती हैं, और इसके अलावा उनकी आवाज़ भी मैच हो जाती है। तो वो सेम जेनेटिक कंपोजिशन शेयर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अगर देखा जाए तो जेनेटिक फैक्टर्स, ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादातर आइडेंटिकल ट्विन्स में देखेंगे है कि अगर एक में है तो दूसरे भी, उसका जो बहन है, भाई है, जो भी है, उसमें भी होगा। कल्चरल फैक्टर्स की अगर बात, वाइज ईटिंग डिसऑर्डर आर मोर कॉमन इन सोसाइटी वेयर फिजिकल ब्यूटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वुमन। वही बात कि जब आपकी फ़िज़िकल अट्रैक्टिवनेस और फिगर की लोग ज़्यादा कंसर्न होंगे, जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर आते हैं, और लोग अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए ये ईटिंग डिसऑर्डर्स उनमें इमर्ज हो जाते हैं। द रोल ऑफ मीडिया पोर्ट्रे करता है आपकी सोसाइटी को। अब जो फीमेल जो एडवर्टाइजिंग में आ रही हैं, जो मॉडल्स आ रही हैं, वो दुबली पतली सी आ रही होती हैं, तो जो औरतें होती हैं घर में बैठी हुई, टीनेजर्स बच्चे जो होते हैं, जो जिनकी अभी एज होती है, वो उनको देख के तो ऑब्सेस हो जाते हैं, ऑब्सेशन होने लग पड़ते हैं उनको भी। और देन वो इतना ज़्यादा फॉलो करते होते हैं अपने जो स्टार्स जिनको वो एडमायर करते होते हैं, उनको देख देख कर वो भी फिर कहते हैं कि हमें भी ऐसा ही फिगर, हमें भी ऐसी ब्यूटी चाहिए, जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। द स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अब अगर बिंगी ईटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेस में ही होता है। As a result of extreme stress and anxiety, some young females eat more, and if they are weight conscious, they मतलब कि एक तो बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन होगा वो ज़्यादा खाना खा लेती हैं, फिर वो देन सेल्फ वॉमिटिंग की तरफ चली जाती हैं। तो दैट इज़ अवर बुलिमिया नर्वोसा जो हमारी कंडीशन है उसमें तो बेसिकली होता ही यही है। For a stress and under anxiety teenager, nothing else seems to be under her control. Her body is the only entire that she can run the way she likes, so she uses it as a target. मतलब कि एनग्जाइटी में है वो, और तो उसके बस में कुछ है नहीं, तो वो अपनी बॉडी को ही यूज़ करती है, उसको जैसे भी करके कंट्रोल कर सकती है। तो इसलिए वो ज़्यादा, फिर जो ब्लूमिक पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं एंड देन उसको वॉमिट कर दिया। फॉर सम ब्लूमिक ईटिंग इज़ अ कंपनसेटरी डिफेंस मैकेनिज्म दैट गिव्स देम प्लेयर। कुछ ब्लूमिक पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था जब बात किया है कि अगर आप वीडियोज़ जाके देखें ना, तो लोगों की अपनी सच्ची कहानियाँ हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको खाना प्लेयर देता है, वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पर उसे यूज़ करते हैं खाने को
खाना खाने को, क्योंकि वो डिप्रेशन में होते हैं और तो उनसे कुछ होता नहीं है, इसलिए वो अपने आप को उस फेज़ से निकालने के लिए एक डिफेंस में, जिस तरह से हमने डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़े हुए हैं, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, जिसमें हम अगर हम डिस्प्लेसमेंट की ही बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते थे कि एक जगह गुस्सा दूसरी जगह निकाल देना, मतलब एक जगह की अगर कोई भी आपका इमोशन है वो आप उस जगह पे नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। आप अपना गुस्सा अपने बॉस पे नहीं उतार सकते, तो आप घर जाके अपने बच्चों पे उतारेंगे। तो इस तरह से ये डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं जो आपको किसी भी सिचुएशन से कोप करने में मदद देते हैं। तो कुछ लोग ईटिंग को ही डिफेंस मैकेनिज़्म बना देते हैं फॉर प्लेयर, क्योंकि उनको खाने से ही प्लेयर मिली होती है, वो अपनी परेशानियां सब कुछ भुला के बस खाना शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज़ सम, हमारे पास ये फैक्टर्स हैं जो कुछ इन्वॉल्व होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स में। होप सो आपको समझ आ गया, अगर समझ आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी समझ भी आती होगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इसके लेक्चर्स कमिंग वीक तक ख़त्म कर देंगे, सारे 45 तक। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।